कैसा पनौती प्लेयर है भाई मिकेल मरीनो, मतलब कैसा कैसा चिमकांडी चीता टाइप प्लेयर है, तुम समझ रहे हो। हम यहाँ पर बाहर हो गए, ठीक है। एक तो वैसे ही यहाँ पर देवदास बने हुए हैं, दुख में है, दर्द है, पीड़ा है, होप नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि आज यहाँ पर स्पेन की जगह हम खेल सकते थे। उसके ऊपर से वही सेम घिसी पीटी यहाँ पर लक आजमा रहे हैं कि भैया जो बेस्ट प्लेयर होगा पिच पे, उस पर पता नहीं कौन सा जादू करके उसे फूक फाक के यहाँ पर बाहर कर देंगे कि यहाँ पर पहले नूनो मेंडेस बाहर हो गया पोर्चुगल में, और आज हमारा तीबो कोर्तवा यहाँ पर इस गेम में बाहर हो गया। और उसके बाद लेके आएंगे उस चिमकांडी चीते को, वो मिकेल मरीनो डाइंग मिनट में गोल मारेगा, जब सामने वाली टीम प्रिपेयर होगी कि भैया अब गेम जाएगा एक्स्ट्रा टाइम में। तब स्पेन कहते हैं कि नहीं, अब गेम एक्स्ट्रा टाइम में नहीं जाएगा, अब कोई जाएगा तो वो है तू घर। ये गेम एक बार फिर से भैया एक ऐसा गेम था जिससे मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उसी पे इसने डिलीवर किया। स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 की स्कोर लाइन से हरा दिया है, और इसी के साथ आप कह सकते हो कि यहां पर केविन डी ब्रुयने ने अपना लास्ट इंटरनेशनल गेम शायद से खेल लिया है फॉर बेल्जियम। और यहाँ पर तीबो कोर्तवा ने वैसे तो कहा है कि वो 1 साल की छुट्टी लेना चाहते हैं और फिर यूरोज के लिए वापस आना चाहते हैं, पर अगेन यहाँ पर अगर बेल्जियम टीम उसको 1 साल की छुट्टी नहीं देती तो यहाँ पर तीबो कोर्तवा ने भी शायद से आज अपना आखिरी गेम खेल लिया है। और आप कह सकते हो कि आई थिंक यहाँ पर बेल्जियम जो कर सकती थी उन्होंने वो चीज़ स्पेन के अगेंस्ट करी। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड में हम लोग बात भी करेंगे कि क्या अर्जेंटीना के अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, जिसके स्टार्टिंग में सुई है, क्या वो कुछ तगड़ा कुछ कर सकते हैं, क्या यहाँ पर कुछ ड्रामा कर सकते हैं, क्या वो यहाँ पर कुछ एक अपसेट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अनलाइक कि जो अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट में हमने एक ऐसा थ्रिलर देखा, वन ऑफ द बेस्ट कमबैक्स हमने देखा यहाँ पर, वो यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि एक अर्जेंटीना के लिए एक काफ़ी इजी फिक्सचर होता हुआ दिख सकता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्पेन वर्सेस बेल्जियम की इस गेम की। आई पर्सनली फील लाइक आई थिंक यहाँ पर स्पेन में फाइनली ये दिखा दिया कि वाई दे आर अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट फॉर फ्रांस। फ्रांस वर्सेस बेल्जियम एक लीव है, मतलब तुम समझ रहे हो, एक बहुत ही सीधा सीधा सा गेम हो जाता। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि बेल्जियम ने सेनेगल पे कमबैक करा था, बेल्जियम ने यूएसए को तोड़ा था, पर आप ये नहीं समझ रहे कि बेल्जियम ने जिन तरीके से ये गेम खेला था, मैं ये मानता हूं कि यूएसए के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला था, पर सेनेगल के अगेंस्ट भी वो कमबैक, आई डोंट नो फॉर व्हाट सेनेगल वाज थिंकिंग, वो कमबैक कैसे हो गया। लेकिन अगर आप बेल्जियम के इस पूरे कैंपेन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेल्जियम कहाँ कहाँ स्ट्रगल करती है, और जहाँ जहाँ वो स्ट्रगल करती है वहाँ पर स्पेन, फ्रांस जैसी टीम एक्सेल करती है। फ्रांस की अगर स्पेन की अगर हम आज की गेम की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा शौक था वो ये था कि पेड्री को बाहर किया गया और उसकी जगह फाबियान रुइस को लेकर आया गया। आई थिंक इसके पीछे के तो 2 बड़े रीजन थे। वो ये था कि आई थिंक फाबियान रुइस इज अ नेचुरली लेफ्ट फुटेड प्लेयर, तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड से ज़्यादा अटैक करोगे। इसी के साथ ये भी आई थिंक था कि यहाँ पर रॉड्री और पेड्री, आई थिंक दे ला फुएंते ने मन बना लिया था कि वो फाबियान रुइस को तो इस गेम में डालेगा ही डालेगा। अब यहाँ पर सवाल था कि रॉड्री को डालना है या फिर पेड्री को डालना है, और उसको पता है कि पेड्री एक ऐसा प्लेयर है जिसके अराउंड प्लेयर्स बहुत मूव करते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही लमीन यमाल के साथ बढ़िया कनेक्ट करता है, सेंटर से बॉल चलाता है, पर रॉड्री भी ये कुछ हद तक कर सकता है। पर द मोर ओवर एडवांटेज जो है रॉड्री का वो ये है कि यहाँ पर रॉड्री आपको डिफेंसिव ट्रांजिशन के अगेंस्ट कवर देता है, और जिस तरीके का रॉड्री का कैंपेन जा रहा है यहाँ पर रॉड्री को ग्रीन लाइट मिली, और ग्रीन लाइट मिली यहाँ पर फाबियान रुइस के। क्या ये लाइक पेड ऑफ करता है? आई थिंक पर्सनली येस, कि फाबियान रुइस के परफॉर्मेंस की बात करें एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, जिस तरीके से वो लेफ्ट हैंड साइड से कनेक्ट कर रहा था। एंड आई थिंक स्पेन ने बहुत जल्दी भांप लिया था इस गेम में कि यहाँ पर लमीन यमाल की बात करें या फिर हम बात करें एलेक्स बेना और कुकुरेया वाली साइड, क्योंकि स्पेन के पास जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर कुकुरेया और पेड्रो पोरो दोनों ही ओवरलैपिंग फुल बैक्स हैं, जो कि उनको बहुत अच्छा विड्थ देते हैं। और इससे लमीन यमाल और अगर बात करें एलेक्स बेना की, दोनों इनसाइड विंगर्स आ सकते हैं। और अब तो यहाँ पर सूबेदार के दोनों लौंडे एक साथ खेलेंगे, यानी कि निको विलियम्स एंड लमीन यमाल। और यही आपको जो एटीट्यूड था ये देखने को मिला जब लमीन यमाल ने एक्चुअली में एक ये चीज़ कही, और दे ला फुएंते ने भी कहा कि जितना हम डरे हुए हैं उतना ही फ्रांस भी डरी हुई होगी, क्योंकि हमारे अलावा कोई और टीम है नहीं जो फ्रांस को हरा सकती है। और हम ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम ही वो टीम है जिन्होंने फ्रांस को 2 कंसेक्यूटिव बार हराया है। अगेन ये सब इसलिए है क्योंकि आई थिंक स्पेन एक बहुत ही डोमिनेंट टीम है, वो बहुत ही ज़्यादा टेरिटोरियल डोमिनेंस रखती है, कि आपको दिखेगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं खाते,
बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिव अवे नहीं करते बॉल को, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेस्ट नहीं करते। पर हाँ, एक चीज़ है कि उनके पास भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर्स हैं। चाहे हम बात करें यहाँ पर लमीन यमाल की, या फिर पर्सनली बात करें हम यहाँ पर जिस तरीके से कुकुरे या फिर उनके फुल बैक से पेड्रो पोरो वगैरह काम करते हैं। इस गेम में वो समझ गए थे कि भैया मैन टू मैन प्रेसिंग हो रही वाली है। बेल्जियम यहाँ पर एक 4-4-2 मैन टू मैन प्रेसिंग के चक्कर में वो यहाँ पर स्पेन के प्लेयर्स को फॉलो करेंगे, और स्पेन ने बड़ी जल्दी भांप लिया, और इसी के चलते यहाँ पर उन्होंने अपने प्लेयर्स को शफल कर दिया। उन्होंने यहाँ पर ओयारज़ाबाल की बात करें, बायना की बात करें, लमीन यमाल की बात करें, इवन डैनी ओल्मो की बात करें, इन चारों की पोजीशन को इस तरीके से घुमा दिया कि यहाँ पर अल्टीमेटली बेल्जियम का मैन टू मैन प्रेस ना ही सिर्फ कंफ्यूज हो जाए, बल्कि यहाँ पर उनके प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन हो जाए। एंड दैट इज वेयर पोर्चुगल भी बेट में मात खाई और बेल्जियम भी मात ही खाई। अब तुम कहोगे कि जब स्कोर लाइन ही यहाँ पर 2-1 है और ऊपर से गोल भी आपका एंड मिनट पे आया है, अब इसके पीछे का कारण ये है कि आई थिंक आप ये कह सकते हो कि द क्वालिटी ऑफ शॉट्स स्पेन ले रही है, दैट इज ट्रू, पर यहाँ पर बेल्जियम भी 1-1 डिफेंडिंग कर पा रही थी। यानी कि जो क्लच डिफेंस होते हैं कि आप शॉट लेने पे मतलब जस्ट पहले आप टैकल कर जाओ, उसके ऊपर से यहाँ पर आप कह सकते हो अगेन थीबो कोर्तुआ की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही। और यहाँ पर जहाँ पर ब्लॉक था कि बहुत ही जब बिल्कुल ही हराम बॉल खेलने की वक्त आ गया था, तो बेल्जियम ने सामने बिल्कुल वॉल ऑफ बेल्जियम खड़ी कर दी थी, और वो यहाँ पर स्टॉप कर रहा था रॉड्रिगो या फिर किसी और को एक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से बैंगर मारने पे। अब बात करते हैं पर बेल्जियम इस गेम में कहाँ मात खाई। एंड आई पर्सनली फील अगर स्पेन की साइड से बात करूँ तो यहाँ पर लमीन यमाल का अभी भी बेस्ट नहीं आया, लेकिन आज लमीन यमाल ज़्यादा लाइवली था, क्योंकि इसके पीछे के दो रीज़न है। पहली चीज़ तो पेड्रो पोरो के साथ उसकी अच्छी बनती है, दूसरा बेल्जियम के पास बहुत स्पेस था, बेल्जियम की साइड बहुत स्पेस था तो वो उसको अटैक भी कर सकता था, और तीसरा ये था कि जो पोजिशनल रोटेशन थी इसका भी लमीन यमाल को फायदा मिल रहा था, क्योंकि वो और अंदर आके खेल पा रहा था और ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल पोजीशंस पिक कर रहा था। बेल्जियम की साइड की अगर मैं बात करूं, आई थिंक ये सबसे बड़ा नुकसान था और बहुत ही दुख होता है बोलते हुए, पर ये गेम डिब्रोइन के लिए नहीं था। द फैक्ट कि यहाँ पर बेल्जियम जिस तरीके से प्रिपेयर कर रही थी इस गेम को, आई थिंक यहाँ पर डिब्रोइन वॉज नॉट द लाइक तुम कह सकते हो प्लेयर फिट फॉर दिस मैच। उसका रीज़न ये है कि ना ही आपने डिब्रोइन की पासिंग टेक्निक को यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि इसका पीछे का रीज़न ये था कि आप पासिंग टेक्निक यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बेल्जियम 4-4-2 में कर रही थी और डिब्रोइन को यहाँ पर विंग पर डाल दिया। अब इसके पीछे का रीज़न ये था कि आपने डिब्रोइन को विंग पे इसलिए डाल दिया या फिर आप साइड में उसको टच लाइन पे इसलिए खिला रहे थे जिससे यहाँ पर आप वो प्लेयर ज़्यादा डाल पाओ जो मिडल ऑफ द पार्क में आपको ट्रांजिशन में बचा पाए। पर इसका नुकसान ये हो रहा था कि यहाँ पर बेल्जियम जैसे ही बॉल जीत रही थी तो वो बॉल कभी डिब्रोइन से होके जा ही नहीं रही थी। इट वॉज तो आपने डिब्रोइन का यूज़ ही नहीं करा, तो आपने कभी डिब्रोइन की पासिंग टेक्निक यूज़ ही नहीं करी, और जब पासिंग टेक्निक यूज़ करी तब बेल्जियम ने एक्चुअली में डिफरेंस बनाने की कोशिश करी। इसका दूसरा बड़ा कारण था कि ना ही बेल्जियम एक टेरिटोरियल डोमिनेंस ना ही वो कर सकती थी और ना ही उनका करने का प्लान भी था। यानी कि वो कभी पिन नहीं कर सकते थे स्पेन को लो ब्लॉक में, एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर उनको पता है कि लो ब्लॉक को तोड़ने में डिब्रोइन की पासिंग वुड बी टॉप नॉच। अब इसका एक तीसरा बोनस रीज़न भी है जो भी मेरे को लगता है कि बेल्जियम का कुछ खास नहीं था, वो ये था कि वो यहाँ पर दी कैटेलेरे में यहाँ पर लॉन्ग बॉल डाल रहे थे, बाद में वो लुकाकू के साथ भी ट्राई कर रहे थे, पर वो लॉन्ग बॉल्स अच्छी नहीं थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो लॉन्ग बॉल्स उनके 100% सक्सेसफुल भी नहीं, और तीसरी चीज़ कि आई थिंक उनका इमरजेंसी प्लान था सेकंड बॉल्स, और दिस इज़ हाउ दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू स्कोर द गोल। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहली बात ये बहुत ही मैं पर्सनली कहूँगा कि हाई रिस्क एंड वेरी मीडियम रिवॉर्ड वाला सिचुएशन है कि आप यहाँ पर लॉन्ग बॉल ट्राई करोगे, अगर वो पिन पॉइंट नहीं है तो आप बॉल 2 सेकंड के अंदर लूज करोगे एंड देन यू आर अगेन डिफेंडिंग योर गोल। अब अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो आपको सेकंड बॉल जीतनी होगी, सेकंड बॉल जीतने के लिए आपको प्लेयर आगे डालने पड़ेंगे। अब अगर आप प्लेयर आगे डाल रहे हो और आप सेकंड बॉल्स भी नहीं जीत रहे तो वो क्या हो रहा है कि आपको वापस से हबड़ तबड़ में यहाँ पर डिफेंड करना पड़ेगा, और स्पेन जो कि ऑलरेडी यहाँ पर चेस की तरह मूव प्लेयर कर रही है अपने, दैट इज़ वेरी वेरी टफ टू सी। और इसीलिए हमने देखा कि यहाँ पर तीबो कोर्तुआ की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस भी आती हुई दिख रही थी इस गेम में। पर अगेन तुम देख सकते हो पिन पॉइंट जो लॉन्ग बॉल पासिंग है वो तीबो कोर्तुआ का स्ट्रॉन्ग फोर्ते नहीं है। इसके पीछे आई थिंक डोकू एक बहुत बड़ा प्लेयर था। आई थिंक इस गेम में वो ज़्यादा कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड प्लेयर नहीं था, बट स्टिल आप देख पा रहे हो कि अगर बॉल मूव कर रही थी या तो बॉल जीती लॉन्ग बॉल वापस से डिफेंड किया, पर अगर बॉल ऐसे मूव कर रही थी, लीनियर मूव कर रही थी, एक पर्पस के साथ मूव कर रही थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ डोकू। अगर किसी ने भी यहाँ पर स्पेन के डिफेंस को थोड़ा सा भी अगर उनकी लुब लुब करी होगी तो दैट वाज बिकॉज ऑफ डोकू। पर अगेन यहाँ पर आप कह सकते हो कि फाइनल डिसीजन मेकिंग
थर्ड लाइक फाइनल थर्ड में जो डिसीजन मेकिंग थी वो खराब थी, और उसके ऊपर से यहाँ पर आपने मैक्सिमाइज भी नहीं किया, एंड अल्टीमेटली बेल्जियम लूजेस, विच ब्रिंग्स मी टू दी बढ़िया बढ़िया सा गेम। और वैसे इंग्लैंड नॉर्वे पे भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। आई थिंक यहाँ पर अगर हम अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड की बात करें, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि स्विट्जरलैंड इजिप्ट से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, पर एक अलग तरीके का चैलेंज होगा, ठीक है, विच इज़ अगेन सब्जेक्टिव। अगर इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट के पास अच्छी चीज़ ये थी कि पहली चीज़, इजिप्ट के पास एक्सप्लोसिव विंगर्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने हर्ट किया था अर्जेंटीना को। दूसरी चीज़ कि इजिप्ट के पास ऐसे प्लेयर्स थे जो कि बहुत ही की पासिंग और बहुत ही तेज़ बॉल मूव कर रहे थे। और तीसरी चीज़ कि इजिप्ट एक ऐसे गेम सिचुएशन में चली गई थी जहाँ पर बहुत सारी टीम्स नहीं जाती, दैट वाज कि एक ऐसे टाइम पे दे वर 2-0 अप। अब उसके बाद उन्होंने बॉटल किया, दैट इज़ अगेन अ ब्लंडर, या फिर जो भी कॉन्ट्रोवर्सी उस पूरे गेम में थी वो एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है। पर अगर हम बात करें यहाँ पर स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड थोड़ा सा अलग खेलती है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि क्यों यहाँ पर वो बड़ी बड़ी टीम्स के कहते हैं कि द लेजेंड किलर, दे आर द लेजेंड किलर, दे आर नॉट ओनली द लेजेंड किलर, बट उन्होंने कोलंबिया को, एक ऐसी टीम जिसको लोग कह रहे थे कि अगर अर्जेंटीना को कुछ सबसे ज़्यादा टेस्ट देगा बिफोर द सेमीफाइनल, दैट इज़ कोलंबिया, उनको बाहर कर दिया पेनाल्टी पे। नाउ आई थिंक स्विट्जरलैंड का जो सबसे बड़ा प्लान है वो ये होगा इस गेम में कि यहाँ पर अर्जेंटीना को एक बार फिर से मेंटली ड्रेन किया जाए। देखो अर्जेंटीना क्यों स्ट्रगल करी इजिप्ट के, इसके मेरे को लगता है 2-3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि अर्जेंटीना टैक्टिकली वीक नहीं है, जैसी है वो वैसी है, ठीक है, कोई वीक नहीं हुई, खराब नहीं हुई है, वो जैसी है वैसी ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर कोई बड़ी टीम्स में आप टैक्टिकली तो चेंज नहीं होते हुए देखोगे, एक छोटा सा ट्वीक वगैरह होते हुए देखोगे, पर अर्जेंटीना का जो फिजिकल लेवल है वो मेरे को पर्सनल लगता है कि थोड़ा सा कम है, वो अपने ऑप्टिमम पे नहीं है, एंड दैट इज हाउ दे आर एक्चुअली कंसीडिंग चांसेस, या फिर दैट इज हाउ उनकी कभी लुबलुब होती है अर्जेंटीना की, कभी अगर उनके थोड़े से गोटे मुंह में आते हैं तो वो इसलिए ही आते हैं क्योंकि मेरे को पर्सनल लगता है ना ही वो शायद से अपने बेस्ट फॉर्म में फिजिकल फिटनेस के, या फिर मतलब आप कह सकते हो कि लाइक एथलेटिसिज्म टाइप से आप कह सकते हो। और दूसरा ये है कि यहाँ पर वो टीम्स, जैसे मैंने तुमको बहुत बार देखा है अर्जेंटीना पे बात करते हुए, मैंने हमेशा से कहा है कि जो टीम अर्जेंटीना को पिन कर सकती है वो अर्जेंटीना को लिटरली हर्ट कर सकती है। और इसका एक छोटा सा रीज़न ये भी है कि अर्जेंटीना रनर्स को ट्रैक इतने अच्छे से नहीं करती। ये आई थिंक एक टैक्टिकल फ्लॉ है अर्जेंटीना के सिस्टम में। क्या स्विट्जरलैंड इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया? क्योंकि यहाँ पर इजिप्ट ने फ़ायदा उठाया था वाया हसन, वाया साला और वाया उनका क्विक पासिंग। वो लॉन्ग बॉल नहीं खेल रहे थे, ठीक है। अगेन लॉन्ग बॉल वाला वही हो जाएगा बेल्जियम वर्सेस स्पेन वाला। टेरिटोरियल डोमिनेंस अर्जेंटीना भी रखती है और उनके पास ज़्यादा ताबड़तोड़ प्लेयर है इन पोजीशन, एंड अगेन दे हैव द लियोनेल मेसी, द चीट कोड। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि अल्टीमेटली स्विट्जरलैंड ये तो नहीं कर पाएगी और शायद से करना भी नहीं चाहिए। वो यहाँ पर इनको मेंटली ड्रेन करेगी। क्यों? क्योंकि उनका डिफेंस बहुत ओरिएंटेड है। आई वुड पर्सनली से कि इजिप्ट की तरह इतना फास्ट अटैक तो स्विट्जरलैंड नहीं करेगी, पर इजिप्ट की तरह ऐसे सिचुएशन में स्विट्जरलैंड भी नहीं आएगी जहां पर उनका मेंटली बर्नआउट हो जाएगा या फिर फंबल ही कर जाएंगे। वो कभी अपने आप को ऐसे सिचुएशन में नहीं आने देते। वो गेम को बहुत ही मेथोडिकल, बहुत ही बोरियत से भरा गेम बनाने की कोशिश करेंगे, वो भी तब जब उनके पास उनका बेस्ट प्लेयर नहीं है, दैट इज मजाम्बी। इस गेम में अब नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, ये कंफर्म हो चुका है। तो अब तो उनके पास और कोई बच्ची कुची पेस थी वो भी खत्म हो गई। स्विट्जरलैंड पेनल्टी शूटआउट खेल के आ रही है, ठीक है। उन्होंने कोलंबिया को बहुत ही टूथलेस भी बना के रखा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पर्पस नहीं दिया था। अर्जेंटीना केप वर्दे के अगेंस्ट भी एक्स्ट्रा टाइम खेल के आ रही है, और जिस तरीके का उनका हार्ट अटैक गेम यहाँ पर इजिप्ट के अगेंस्ट रहा है, आप पर्सनली यहाँ पर कह सकते हो कि लाइक और फिजिकलिटी पर उनके बर्डन आ रहा है। पर अर्जेंटीना भी जिस तरीके से मोमेंटम है उनके हिसाब से दे कैन नॉट लूज। और स्विट्जरलैंड की बात करें तो उनको पता है कि अंडरडॉग रहते रहते लेजेंड किलर बनना कैसे। तो ये गेम मेरे को पर्सनली बहुत मेथोडिकल लग रहा है। अब अगर अर्जेंटीना की स्ट्रैटेजी की बात करें, आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर लियोनेल मेसी एक बार थोड़ा सा राइट विंग वाली पोजीशन में, जिस तरीके से इजिप्ट के अगेंस्ट वो राइट विंग पे थोड़ा शिफ्ट हो रहा था, वो होता हुआ दिख सकता है। बाकी क्योंकि सेंट्रल, जैसे मैंने कहा कि डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, आई थिंक मेसी थोड़ा सा दूर जाएगा जहाँ पर उसकी जितनी ज़रूरत होगी। ऐसे ही यहाँ पर अर्जेंटीना अटैक करने की कोशिश करेगी। आई डोंट एग्री विद द फैक्ट कि अर्जेंटीना ज़्यादा यहाँ पर चांसेस नहीं बना रही, अर्जेंटीना ज़्यादा चांसेस बना रही है। अर्जेंटीना ने यहाँ पर 17 शॉट्स ऑन टारगेट मारे हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पर राउंड ऑफ 16 एंड राउंड ऑफ 32, जहाँ पर उनका 5.4 का XG है।
इसके बाद फ्रांस का आता है जिसका 4.7 का XG है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर अर्जेंटीना शॉट्स ऑन टारगेट 17 है उनके, ठीक है, पर अर्जेंटीना गोल भी खा रही है। तो तुम समझ रहे हो। और उसका एक ही रीज़न है कि यहाँ पर ट्रांजिशन में और एथलेटिक या फिर अगर मैन मार्किंग की बात करें या लाइक प्लेयर मार्किंग की, रन ट्रैक करना, वहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर है। आई थिंक अर्जेंटीना यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और आई थिंक अर्जेंटीना की सबसे ज़्यादा टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स भी हैं। तो ये भी एक बहुत कायदे की चीज़ है। एंड पर्सनली आई फील लाइक कि यहाँ पर अर्जेंटीना ये गेम जीत जानी चाहिए आराम से, ठीक है, आराम से इन द सेंस कि कोई थ्रैशिंग नहीं होगी, कोई यहाँ पर स्टैट पैडिंग नहीं होगी, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल या फिर बहुत बड़ा हिस्टोरिक हमको लाइक पर्टिकुलरली गेम नहीं देखने को मिलेगा, गिवन कि स्विट्जरलैंड इस गेम को कैसे देखती है जीतने के पर्सपेक्टिव से। आई थिंक अर्जेंटीना को भी थोड़ा सा यहाँ पर ऑन द कामर साइड ऑफ द थोड़ा सा रहना पड़ेगा। उनको भी एक ऐसा गेम चाहिए जो काम रहे, क्योंकि इसके बाद सीधा सेमीफाइनल होगा और वहाँ पे चाहे इंग्लैंड हो या नॉर्वे हो, दोनों ही दही बल्ले ठंडे कर सकते हैं, ऐसा उनका पोटेंशियल है। विट ब्रिंग्स मी टू द इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे। आई पर्सनली फील जितना मैंने नॉर्वे को देखा, जितना मैंने इंग्लैंड को देखा, दोनों ही गेम के जीतने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। इट्स जस्ट कि यहाँ पर हालैंड फिजिकली बुली कर सकता है और हालैंड ने दिखा दिया कि इवन इफ ही इज़ नॉट फिजिकली अवेलेबल या फिर टैक्टिकली वो यूज़ ही नहीं हो रहा फॉर द मेजोरिटी ऑफ द गेम, फ़र्क नहीं पड़ता, वो कब जब यूज़ होगा वो गोल मार देगा। और मोमेंटम हालैंड का, कॉन्फिडेंस हालैंड का तगड़ा है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि हालैंड, जैसे लोग इस चीज़ को कहते हैं कि हालैंड बहुत मेजर टाइम के लिए गेम में नहीं यूज़ होता, विच ब्रिंग्स मी टू अ वेरी गुड पॉइंट कि यहाँ पर नॉर्वे विदाउट हालैंड कंट्रीब्यूटिंग इधर इन अ डिफेंसिव प्रेस की, बहुत ज़्यादा प्रेस भी नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा अटैक में नहीं आ रहा, उसके बावजूद नॉर्वे जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रही है, ये दिखाता है कि कितना कलेक्टिव एफर्ट उनकी टीम में है, कितना वर्क रेट है और कितना वो समझते हैं हालैंड को यूज़ करना। दैट इज़ द पॉइंट कि वो कितना समझते हैं कि हालैंड को कैसे यूज़ करना है और हालैंड को ये पता है कि इनके साथ कैसे घुल मिलना है। और ये जो साझेदारी है ये चल रही है, ये इंग्लैंड के दही बल्ले सही में ठंडे कर सकते हैं। अब कहाँ इंग्लैंड मामला ख़त्म कर सकती है, दैट इज़ दैट दे हैव अ मिडफील्ड ओवरलोड, और यहाँ पर उनके पास टेक्निकल प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मामला थोड़ा ठीक कर सकते हैं। उनके पास डेक्लन राइस है, उनके पास एलियट एंडरसन है, उनके पास यहाँ पर आप कह सकते हो कि जूड बेलिंगम जो कि इस समय लाइक द फॉर्म ऑफ द टूर्नामेंट में चल रहा है, यहाँ पर हैरी केन है। सो दे हैव प्लेयर। पर्सनली मेरे को लगता है यहाँ पर उनके पास बेंच भी अच्छी है। एवरेज एजे की बात करें तो एक नेगेटिव पॉइंट ये कि उनका डिफेंस ऑलरेडी क्वांसा के बाद और थोड़ा डिप्लीटेड हो गया है। एंड अगर पिकफोर्ड की बात करें तो पिकफोर्ड काफ़ी ऐसे तो काफ़ी रिलायबल है, बट अगेन कोई इलीट नहीं है, पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट पर काफ़ी रिलायबल है। तो ये गेम अगेन एक वैसा वाला गेम लग रहा है, एक नॉर्वे ब्राज़ील टाइप गेम लग रहा है मेरे को कि यहाँ पर लाइक हो सकता है मामला। नॉर्वे एक ऐसा गेम खेलती है जहाँ पर आपका फ्लूइड फुटबॉल नहीं चलता है। एंड आई थिंक पर्सनली एंसेलोटी और टूकल इन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि ये इस टूर्नामेंट में एक बहुत ही डिफाइंड स्ट्रैटेजी या फिर डिफाइंड टैक्टिक्स जो कि उनके इंटरनेशनल टीम को डिफाइन करती है उसके साथ नहीं आए थे। आई नो टूकल को तो काफ़ी टाइम हो गया, पर फिर भी वो भी अभी फिगर आउट ही कर रहा है। इस याद रखना कि वर्ल्ड कप से पहले जूड बेलिंगम का होना भी कंफर्म नहीं था कि भाई कितना खेलेगा स्टार्टिंग लाइनअप पे, कितना नहीं होगा। उसके ऊपर से काफ़ी सारे प्लेयर्स को लेके यहाँ पर जद्दोजहद थी, उसके सिस्टम को लेके बहुत जद्दोजहद थी कि अटैकिंग नहीं है, बहुत डिफेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग है पर बहुत डिफेंसिव है। इस जस्ट कि वो बहुत मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करता है। सेम विद एंसेलोटी। आप देखो स्केलोनी की अपनी आइडेंटिटी है, उसकी अर्जेंटीना की। आप देखो यहाँ पर डिशम्स की अपनी आइडेंटिटी है, दे ला फुएंते की अपनी आइडेंटिटी है, पर टूकल की नहीं है। और नॉर्वे इसका फ़ायदा उठाती है बिकॉज नॉर्वे की आइडेंटिटी है।